बार-बार ऐसा देखते हैं कि चीनी घुसपैठ की कोशिशें होती हैं हमारे बॉर्डर्स पर? रंजीत जी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्या है। भारत और जी। चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए उसका निर्धारण नहीं हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे जी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, और लाइन ऑफ जी। एक्चुअल कंट्रोल का का नामकरण 1993 में किया गया था, जब भारत और चीन के बीच एक सहमति हुई थी कि जो जी। 1962 में चीन जिस रेखा पर वापस चला गया था, मैकमोहन लाइन के अनुरूप वापस चला गया था चीन, तो उस रेखा को लाइन ऑफ सीज फायर लाइन कहा गया था, और उसके बाद 1993 में उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 3,488 किलोमीटर लंबी है, वह अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक जाती है, और ये 3 सेक्टरों में बटी है: पूर्वी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पश्चिमी सेक्टर। पूर्वी सेक्टर जी। में अरुणाचल प्रदेश का सिक्किम का इलाका आता है, मध्य सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल का इलाका आता है, और पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख का इलाका आता है। जी। तो इन तीनों सेक्टरों में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो रेखा है, उसको कहाँ जाती है, किधर से गुजरती है, इसे लेकर के दोनों पक्षों में विवाद बना हुआ है। इस विवाद को दूर करने के लिए भारत ने 2-3 दशक पहले ही ये चीन से सहमति ले ली थी कि इसका निर्धारण किया जाए। दोनों देश बताएं कि उनकी अवधारणा के अनुरूप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से गुजरती है, और यह अवधारणा बताने के लिए दोनों पक्षों में यह सहमति भी हुई थी कि तीनों सेक्टरों के नक्शे दोनों देश आपस में आदान प्रदान करेंगे और बताएंगे कि उनका दावा कहाँ तक बनता है। तो चीन इस बात के लिए सहमत हो गया था, और इसी सहमति के अनुरूप मध्य सेक्टर का नक्शा आदान प्रदान दोनों देशों ने कर लिया। लेकिन बाद में चीन को लगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का यदि निर्धारण हो जाता है तो कहीं भविष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर बदल दिया जाए। चीन इससे शंकित हो गया, और उसने अपना कदम वापस ले लिया। उसने ईस्टर्न सेक्टर का और वेस्टर्न सेक्टर का नक्शा आदान प्रदान नहीं किया, और इसको विवाद बनाए रखना उचित समझा। चीन इसको विवादास्पद इसलिए बनाए रखना चाहता है कि वह यह कह करके कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पक्का निर्धारण नहीं है और ये इलाका हमारा है, या इलाका विवादास्पद है। तो इलाके को विवादास्पद बता करके वह इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता है, और वो यह कहता है कि हमारी अवधारणा के अनुरूप ये इलाका हमारा है और इसलिए हम यहाँ पर रहेंगे। तो इसे लेकर के जब भी चीन कोई कदम बढ़ाता है, भारत के इलाके में अतिक्रमण की घटनाएं करता है, भारत के सैनिक उसका जवाब देते हैं, और इस वजह से सैनिक तनाव पैदा होता है। तो अभी जो 3,488 किलोमीटर की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसके वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख के इलाके में पिछले करीब 31 महीनों से चीन की सेना वहाँ जमी हुई है। 50,000 से अधिक सैनिक चीन के वहाँ पर जमे हुए हैं। जवाब में भारत को भी इतने ही सैनिक वहाँ तैनात करने पड़े हैं। तो लद्दाख का इलाका पहले से ही तनावपूर्ण चल रहा था। अब लद्दाख के कुछ इलाकों पर सेना की वापसी की पर सहमति हो गई। तो चीन ने पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा को तनावग्रस्त बनाने की एक नई रणनीति फिर लागू करनी शुरू की है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश के तवांग के सेक्टर के इलाके में, यांगत्से इलाके में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, ताकि उस इलाके में फिर से तनाव पैदा हो जाए। और भारत को सैनिक दबाव में हमेशा रखने की रणनीति चीन इसी तरह चलता रहा है। भारत पर सैनिक दबाव बना करके चीन भारत को कई तरह से परेशान करना चाहता है, राजनीतिक रूप से, राजनयिक रूप से और सामरिक रूप से भारत को हमेशा परेशानी में रखने की रणनीति पर चलता रहा है। देखिए, सीमा पर जिस तरह से फौज की तैनाती की गई है, चीन के हमलों से बचाव के लिए, चीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए जिस तरह से 50,000 सैनिकों को लद्दाख की सीमा पर तैनात किया गया है, उससे भारत का रक्षा खर्च काफ़ी बढ़ गया है, रक्षा वित्तीय बोझ काफ़ी बढ़ गया है। भारत को रोजाना 100 से 150 करोड़ रुपए उस पर खर्च करने पड़ रहे हैं, सैनिकों के रखरखाव पर, हथियारों के रखरखाव पर, सैनिकों के भोजन और आवास पर काफ़ी अधिक खर्च हो रहा है। ये जो खर्च है, अब 31 महीनों के अंदर अभी अनुमान लगाया जाता है कि 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे भारतीय सेना के, और आगे भी इसी तरह खर्च जारी रहेंगे। तो चीन इस तरह भारत पर वित्तीय दबाव भी डालना चाहता है, भारत के वित्तीय संसाधन सैन्य खर्चों पर मोड़ना चाहता है, ताकि भारत अपना राष्ट्रीय विकास नहीं कर